देखो एक क्वेश्चन लिखो, लेट O be the origin। इसके बाद फिर ये स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन, लेट O be the origin एंड टेस्ट है, ऐसा समझ लो इस क्वेश्चन को ऐसे टेस्ट करोगे, ठीक है। वेक्टर कितना पड़ेगा, लेट O be the origin and OA वेक्टर बराबर 2i cap plus 2j cap plus k cap and OB वेक्टर is equals to I cap minus 2j cap plus 2k cap, okay, and OC vector is equals to OB vector minus lambda times OA vector और into half। OC vector बराबर is for some lambda greater than g if OB cross OC mod is equals to 9/2, then which of the following statement is true? ऑप्शन है projection of OC vector on OA vector is minus area of triangle OAB is 9/2, area of triangle ABC is 9/2, D option है। The acute angle between the diagonals of the parallelogram with adjacent sides OA vector and OC vector, OA vector and OC vector is 5। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लो और 3 मिनट एक पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछे, अभी एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी में भी होगा, है ना। ओ एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन है और वो एक वेक्टर गिवन है, OB वेक्टर गिवन है और OC वेक्टर बोला ये, ठीक है। और लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन 0, मैग्नीट्यूड ऑफ OB क्रॉस OC 9/2 है। तो पूछा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकता है, ठीक है।
अभी तक क्वेश्चन नहीं लिखा तो जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा। अब लिखोगे तो दिमाग में 3 मिनट तो ऐसे ही, 2 मिनट और। चलो हो गया, बहुत टाइम। क्वेश्चन लिखने से अभी तक मैं 10 मिनट लिख चुका हुआ।
इससे आया है क्या लैम्डा? क्या ऐसे ही कुछ आ रहा है? √2 जैसे √2 का फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ? मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं है? देखो मैंने क्या किया, लैग्रेंज आइडेंटिटी में लगा, ठीक है ना? तो इसका स्क्वायर मतलब ये होगा 9/2 81/4 हो जाएगा। और ये क्या होता है? OB डॉट OB, OB डॉट OC, OC डॉट OB और OC का स्क्वायर वही है। इसको मल्टीप्लाई किया तो 9 × 1/4 × 7 - 1/4 7 - 2 लैम्डा स्क्वायर, ठीक है? यहाँ तक ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 9 और यहाँ 1 9 - 1 बराबर 81, तो 81/8 हो गया। इसका स्क्वायर हटा के तो प्लस माइनस ये आ गया, ठीक है? लैम्डा की वैल्यू कुछ गलती से आ रही है, ठीक है? जो भी आ रहा है उसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? तो 7 - 2 एक बार ये प्लस वाला लोगे, एक बार ये ले लो और एक बार ये ले लो। अब देखो यहाँ पे -2 लैम्डा बराबर 9/2 - 7 है ना? 2 लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? 7 - 9/2 लैम्डा बराबर हो जाएगा 7/2 - 9/4। ये लगभग 3.5 है। और ये कितना होगा? ये 1 से ये पॉजिटिव है ना? तो लैम्डा तुमसे बोला गया है कि लैम्डा कैसा नंबर है? पॉजिटिव। तो यहाँ से निगेटिव आ रहा होगा लैम्डा, तो इसको इधर ले आओ। 7 + 9/2 बराबर नहीं, यहाँ से तो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है? तुम्हारे वाले से दो वैल्यू वाली है, ठीक है? ये दो वैल्यू आगे जाएगी, ठीक है? यहाँ तक दोनों पॉजिटिव है तो दोनों पॉसिबल है, ठीक है? पॉसिबल तो दोनों है, कहीं कोई गलती नहीं है ना, दो वैल्यू आ रही है, आ रहा होगा, ठीक है? मैं तो ऐसे ही उठाया तो यहाँ तक कोई दिक्कत? लैम्डा की वैल्यू समझ में आई कैसे निकाला मैंने? तुम्हें सारा वेक्टर दिया हुआ था, OC वेक्टर तुम्हें बता दिया था, OB के टर्म्स में मैग्नीट्यूड दे दिया था, उससे सॉल्व कर लिया। इसमें कुछ नया तो है नहीं, यही काम तो पूरे वेक्टर में है ना? लैम्डा निकल गया, अब तुम सारा ऑप्शन चेक कर सकते हो। आया ना? ये क्वेश्चन तुम्हें पता है कहाँ आया है? ये क्या बहुत टफ क्वेश्चन है? पता नहीं क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है क्या? ये जेईई मेंस में नहीं कराया गया? मैं तुम्हें क्या करता हूँ, मैं तुम्हें वेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कराया हूँ, और जो एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा कराया हूँ तो मैं बोला ही नहीं छोड़ सकता हूँ। जैसे वेक्टर जो इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं बता ही देता हूँ क्लास में। क्या ये बहुत टफ क्वेश्चन है? क्या ये जेईई मेंस में आया तो नहीं आ नहीं सकता? जेईई मेंस में क्या है इस क्वेश्चन कि तुम्हें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता है, एक वेक्टर OA OB दिया हुआ है, OB क्रॉस OC नहीं निकाल सकते। ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस में आया है, लेकिन तुम इस क्वेश्चन को वेक्टर के क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ के आ सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन आसान है, ठीक है? कैलकुलेशन है, उसमें कोई डाउट नहीं। मैं कितना भी कम कैलकुलेशन करूंगा तो यदि डिटरमिनेंट वाले से भी करेंगे तो भी दिक्कत है ना? उससे क्या वेक्टर बनता है? डिटरमिनेंट वाले से सॉल्व करते हैं और ये ठीक है? तो लैम्डा आएगा, लैम्डा स्क्वायर तो कुछ आएगा, तो दो वैल्यू आएगी, ठीक है? बस माइनस जो पॉजिटिव ही है, ठीक है? तो अब इसके अकॉर्डिंग तुम सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है इस साल, ये भी पहले का नहीं, इस साल अभी जो आया था। मैं आज ही पेपर देख रहा था, उस संडे को पेपर था तो मैं भूल गया, आज देख रहा हूँ पेपर, कितना सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है? देखो जेईई में एडवांस में क्या है, थोड़ा सा तुम्हें कॉन्सेप्चुअल जाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? हाँ, आज मैं एक क्वेश्चन देखा, अब देखो कोनिक पढ़े हो थोड़ा सा नहीं पढ़े है ना? इलिप्स के बारे में जानते हो? देखो क्वेश्चन क्या बोला है, मैं तुम्हें क्वेश्चन समझाता हूँ। ये इलिप्स है, ठीक है? क्वेश्चन बोला था 3 पॉइंट है P Q Q डैश, ठीक है? एक इलिप्स है, इलिप्स का इक्वेशन तुम्हें गिवन है, 3 पॉइंट है इलिप्स पे P Q Q डैश, इन दोनों को मिला के इसके मिड पॉइंट को M बोलते हैं।
इन दोनों को मिला के इसके मिड पॉइंट को, तो इसको m1 बोलते हैं, इसको m2 बोलते हैं। ये एक ट्रायंगल बन गया ना PQQ है, ठीक है। इन दोनों लाइन को मिला दिया, इन दोनों मिड पॉइंट, और उनसे पूछा गया कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। m1 m2 जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसकी तुमको मैक्सिमम वैल्यू बताना। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया था। पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं भी पेन रख दिया। अब देखो, बचपन में तुम पढ़ते हो कि एक ट्रायंगल में, मैं तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए मैं पेन उठाया हूं। यदि इस साइड का मिड पॉइंट D है और इस साइड का मिड पॉइंट E है, तो DE इज पैरेलल टू BC। ये मैं तुम्हें वेक्टर के स्टार्टिंग में जब मैं एप्लीकेशन इन ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, तो उसमें ये थोड़ा प्रूव भी किए थे। पैरेलल टू BC होता है, ये तो एक, और DE जो होता है वो हाफ ऑफ BC होता है, ये जो है ये इसका आधा होता है। समझ में आई बात? तुमसे क्या पूछा गया? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये मैक्सिमम हो जाए, है ना। यदि ये मैक्सिमम है तो ये भी मैक्सिमम होना चाहिए, और इसमें क्या होगा कि ये मैक्सिमम होने के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब हो सकता है? ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये पॉइंट यहाँ आ जाए और ये पॉइंट यहाँ आ जाए। यदि ऐसा इलिप्स है, तो यदि ऐसा इलिप्स होता तो ये हो जाता, तो ये मैक्सिमम ये हो सकता है। इक्वेशन दिया हुआ था कुछ ऐसा, तो ये कितना हो गया? -4 और ये 4, ये डिस्टेंस कितना हो गया? 8 का आधा खत्म, 4 आंसर। अब जिस बच्चे को ये दिख गया, अब देखो ये बताने के बाद आसान करना नहीं आसान होता, ठीक है। ये तुम्हें खुद से दिखना चाहिए, ठीक है, कि क्या कैसे हो रहा है। खत्म हो गया सब। क्या इन 4 नंबर का क्वेश्चन था इंटीजर का? 4 नंबर का याद कुछ था क्वेश्चन में? तो इस टाइप से करना पड़ेगा। ये नहीं कि हमेशा पेन चलाएं और आंसर निकालें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। रिलेटिवली क्वेश्चन आसान हो जाता है। कुछ क्वेश्चन तो होते ही हैं जिसमें तुमको पेन चलाना होगा, लेंथी होगा। अब जो वेक्टर वाला क्वेश्चन था तुमको पेन चलाना ही पड़ेगा, बट उसका तुमको स्टेप्स पता है, ठीक है ना। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। हर साल कोनिक से 5 क्वेश्चन तो आता ही है लगभग एडवांस, ठीक है। कोनिक का वेटेज होता है, जे मेंस में भी क्वेश्चन मिलेगा तुमको, जे एडवांस में भी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? तो देखो, जब भी मैं कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, बट तुम्हें अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना है। तुम्हें जितना जरूरी है उतना ही पढ़ो, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें ये भी पढ़ ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, और एक्चुअल भी नहीं कर पाते। तो अपने आप को डाइवर्ट मत करो, जितनी चीज़ें पढ़नी है उतनी चीज़ें पढ़ो, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। कल ही मैंने सॉल्विंग टाइप का इक्वेशन पढ़ाया, तो मैं बोला था कि एक में ये उतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी 1-2 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन करवाया, तो इंपॉर्टेंट नहीं, वो सब छोड़ सकते हो। जैसे मैंने बोला बीटीपी, ये भी जेईई के लिए जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो। एसटीपी तक मैंने बोला ही, जब जहाँ एसटीपी खत्म हुआ यहीं तक तुम पढ़ो, बस इतना सफिशिएंट, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो तुम्हें गाइड करे मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। बहुत लोग ये भी करने में अपने सक्सेस को नहीं पा पाते कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, पता चला कि इतना मेरा करना ही नहीं, ठीक है। तो ये नहीं कि मुझे ये भी सॉल्व करना है, ये भी सॉल्व करना है, मैं बार-बार नहीं कह रहा कि फिक्स कर लो मुझे करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग चलो, ठीक है ना। ये करने का ठीक। तो वेक्टर में कोई भी डाउट होगा कहीं से भी पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री।
ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मैं पहले जब से वेक्टर पढ़ा रहा हूँ तभी से मैंने तुम्हें बोला है कि इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है हम इसमें वेक्टर ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम सारा कुछ यहाँ पे वेक्टर को कोऑर्डिनेट, अब नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये तो चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई जेड, ठीक है। तो अब वेक्टर में तो आई जे के देखते हैं, है ना। तो आई जे के से हम कभी भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको कभी भी हम आई जे के में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, पहली बात। तो अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब हम वहाँ पे क्या यूज कर रहे थे वेक्टर में और 3D में क्या यूज कर रहे हैं उसको मैं पहले तुम्हें बता दूँ, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ है जो हम वेक्टर में, यहाँ लिख लो वेक्टर और यहाँ लिख लो 3D, ठीक है। वेक्टर में जो हम यूनिट वेक्टर डिस्कस कर रहे थे, या यूनिट वेक्टर से पहले सबसे पहले आएगा पोजीशन वेक्टर, जो हम वहां पे पोजीशन वेक्टर डिस्कस करते हैं। पोजीशन वेक्टर में क्या बोलता हूं कि कोई भी एक पॉइंट है आर वेक्टर जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो आर वेक्टर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के, है ना। या मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि इस आई जे के को हम ऐसे नहीं लिखते, हम सिर्फ ऐसे भी लिख सकते, है ना। तो सेम चीज ये जो पोजीशन वेक्टर है, जो यहाँ पे हम इस तरीके से आर वेक्टर डिनोट करते हैं, है ना, उसको हम यहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं किसी भी पॉइंट का एक्स वाई जेड। पोजीशन वेक्टर में हमेशा एक डिफरेंस पॉइंट माना जाता है और वो होता है ओरिजिन, मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम जब लिखते हैं तो इस पॉइंट को हमेशा ओरिजिन से ही मिलाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होगा कि ए ये है और बी ये है, मैं ए की जो वेक्टर बनेगा इसको बोल दूंगा पोजीशन वेक्टर, ये नहीं होगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इसका होने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाओ, ये है पोजीशन वेक्टर ए का, यहाँ जो कोऑर्डिनेट होगा उसको तुम पोजीशन वेक्टर। ऐसे बी का पोजीशन वेक्टर होने का मतलब ये एक ए बी वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर नहीं है। हम ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं दिस माइनस दिस, वो आया कैसे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आया, समझ में आ रही है बात। तो वही चीज, तो यहाँ पे जो हम वहाँ पे पोजीशन वेक्टर लिखते थे आर वेक्टर, यहाँ पे हम उसको क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, जो कि होगा एक्स वाई जेड। जैसे मान लो कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसको हमको यदि 3D में कन्वर्ट करना है तो बिना सोचे, सोचना नहीं है, डायरेक्ट एक्स वाई जेड होगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, समझ में आई बात। जब भी हम पूरी वेक्टर को नहीं कन्वर्ट करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब मैं एक ही वेक्टर लिख दूंगा तब नहीं इसको तुम ये लिख दोगे। जब मैं बोलूंगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज दिस, इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज दिस, समझ में आई बात। अब मैं देखो तीसरा कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, अभी तक तुम हमेशा 2 कोऑर्डिनेट पढ़ते थे, मतलब सिर्फ तुम एक्स वाई एक्सिस पढ़ते थे, अब मैं इसमें जेड एक्सिस भी डाल, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं बोर्ड पे तो तीसरा एक्सिस तुम्हें दिखा नहीं सकता, तो तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा। 3D ये जो रूम है ये 3D है, ठीक है ना, इसमें तुमको चीज़ों को देखना पड़ेगा, समझ में आ रही है बात। तो अब जैसे जब यहाँ पे हम x, y लिखते थे, तो यहाँ पे x, y है मतलब z 0 है, हमेशा पॉइंट का 3 कोऑर्डिनेट होता है, यदि तीसरा नहीं लिख रहा है मतलब वो 0, मतलब एक्स वाई प्लेन में बात कर, तो 0 है इसलिए हम नहीं लिखते, क्योंकि सब जगह ही 0, क्योंकि हम उस समय जेड एक्सिस की बात ही नहीं करते, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे जब ये पॉइंट लिखा गया, मतलब 3D में बात करें, कहीं भी स्पेस में, पूरा स्पेस है ये तुम्हारा, हम एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन कर देंगे, हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन किया जाता है, ऐसा थोड़ी होगा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, ऑरिजिन के अकॉर्डिंग इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज है। तो वैसे ही 3D में भी एक पॉइंट को हम ऑरिजिन फिक्स कर देंगे, जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, समझ में आई बात। जैसे एक्स वाई एक्सिस पे बात करते हो, अब वैसे ही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस की बात, ये एक्स्ट्रा चीज है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब 3D में कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ये बात दिमाग में घुस गया।
कि एक वेक्टर है से एक वेक्टर, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। क्या हुआ बोलो, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब ये चैप्टर तो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ा, बट वेक्टर आना चाहिए, वेक्टर नहीं पढ़ा, ठीक है ना। कोई भी एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे होगा डायरेक्शन रेशियो, जो भी तुम लोग को नहीं पता, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। यदि डायरेक्शन रेशियो को हमको वेक्टर बनाना है तो डायरेक्ट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दिस इज नॉट ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स नहीं है ये किसी पॉइंट पर, ये क्या है, वेक्टर है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? तो जब भी एक वेक्टर दिया हुआ है उसके अराउंड कोई भी डायरेक्शन, किसी वेक्टर क्या होगा, किसी लाइन का वेक्टर होगा, है ना, किसी लाइन का वेक्टर होगा। तो यदि तुमको डायरेक्शन रेशियो लिखना है, अब यहाँ पे 3D में हम वेक्टर वर्ड यूज नहीं करेंगे, वर्ड यूज करेंगे डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो का कुछ भी मतलब नहीं है, सिंपल सा एक वेक्टर है। समझ में आई बात? मतलब ए बी सी। सर अगर पोजीशन वेक्टर दिया है कोऑर्डिनेट लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर तो वो कोऑर्डिनेट्स है, हाँ अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन रेशियो, वेक्टर है तो हम डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे। कोई दिक्कत? ये है कि मैं हो सकता है नहीं समझ में आया हो, मैं इसके बाद सबसे पहले यही पॉइंट डिस्कस करूँगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। और तीसरा चीज यूनिट वेक्टर, जो हम यहाँ वहाँ पे यूनिट वेक्टर लिखते थे, है ना, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन को हम जनरली किससे लिखते हैं, एल एम एच। क्या बोलो, क्या तुमको डाउट आ रहा है, पूछो ना, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ डायरेक्शन। अब ये सब वेक्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तुम पढ़े नहीं हो इसलिए तुम पूछ लो, उन लोगों को पता है। बट मैं ये चलो ये डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, तीनों चीज मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखो इसको, तो वेक्टर के बगल में तुम डायरेक्शन भी लिख सकते हो, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। ये तीनों चीज को दिमाग में बैठा दो, ठीक है। मैं तुम्हें एक वेक्टर दूंगा और पूछूंगा कि डायरेक्शन रेशियो बताओ, तो तुम डायरेक्ट तुरंत बताओ, ठीक है ना, ये होना चाहिए। मिटा दे। इस चैप्टर के लिए मैं अभी कह दे रहा हूँ, पहले नहीं, एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। एनसीईआरटी से ज़्यादा तुम्हें इस चैप्टर में कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। यदि तुम एनसीईआरटी को अच्छे से लगा लिए, उसमें अच्छे से एक्सरसाइज सब दिए, ठीक है ना, ये चैप्टर ठीक है एनसीईआरटी, ठीक है। जी मेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा तुम्हें इस चैप्टर में।
लिख लिए? अब सुनो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक लाइन है ना, जब मैं बोला लाइन, लाइन का मतलब क्या होता है? क्या कहीं कहना हो ये लाइन, तो ये लाइन इतना सा ही है, इस लाइन को इधर भी इनफाइनाइट एक्सटेंड किया जाएगा और उधर भी इनफाइनाइट। अब ऑब्वियस बात है, मैं बार बार इतना बड़ा बड़ा करके तो दिखाऊंगा नहीं, या बोर्ड पे यहाँ से लेके वहाँ तक तो बनाऊंगा नहीं, है ना। सिर्फ मैं इतना सा बना दूंगा, ये एक लाइन है, मतलब इनफाइनाइट इधर भी एक्सटेंडेड है और इधर भी एक्सटेंडेड, ठीक है। जब मैं बोलता हूँ लाइन सेगमेंट, तब बात आती है सिर्फ इतना से, या जितना भी मैं लिखता था, लेंथ की बात तब आती है जब लाइन सेगमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक लाइन है, ठीक है, स्पेस में ये लाइन, मान लो ये जो मेरा टेबल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन है कुछ ऐसा, ठीक है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम अब ऐसे बनाते हैं, जब तीनों एक्सिस बनाना होता है ना, तो हम ऐसे बनाते हैं, एक्स वाई और ये जेड बाहर के तरफ, ठीक है। ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, मान लो कुछ लाइन ऐसा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा से रिमूव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ नहीं, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है उसको हम अल्फा से रिमूव करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बीटा से रिमूव करते हैं, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम गामा से रिमूव करते हैं। सिंपल है। एक लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको अल्फा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ बीटा और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ गामा। ये जो तीनों एंगल आया, स्टैंडर्ड नोटेशन अल्फा बीटा गामा से ही तुम्हें नोट लिखना है, ठीक है। ये जो तीनों एंगल आया इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल। समझ में आ गया डायरेक्शन एंगल क्या है? कोई दिक्कत? यदि इसका कॉस ले, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। कोई दिक्कत? कॉस अल्फा को हम एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को हम एम से डिनोट करते हैं और कॉस गामा को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन एंगल क्या था? अल्फा बीटा गामा। डायरेक्शन कोसाइन क्या है? एल एम एन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जो पढ़ चुका है, जो पहले वेक्टर वाले में ये वीडियो देखा होगा, उसको पता होगा एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है। मतलब यदि मैं एक वेक्टर लिखूं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, तो ये कैसा वेक्टर कहलाएगा? यदि मैं एक वेक्टर लिखूं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, और एल एम एन का स्टैंडर्ड मीनिंग है, जो मीनिंग होता है एक्चुअली, तो ये वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? यूनिट वेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है? और ये तो है, तो ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। समझ में आएगा? अभी देखो मैंने जो यूनिट वेक्टर लिखा है उसके बगल में इस साइड जो डायरेक्शन कोसाइन लिखा हूं मैं, और उसको एल एम एन से डिनोट किया। समझ में आ रही है बात? ये समझ में आया? इन दोनों टर्म में कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? तुम्हें पता है कि cos अल्फा जब हम डिराइव किए थे तो ये आया था x अपॉन r। r का मतलब क्या है? कि एक पॉइंट है x, y, z है ना, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से r बराबर क्या होगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। ये क्या है? r क्या है? ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। और r की जो वैल्यू होगी वो ये होगी। एक पॉइंट p है, उसका कोऑर्डिनेट x y z है, तो वैल्यू है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो cos अल्फा की वैल्यू आती है वो आती है x बाय r। ऐसे ही तुम cos बीटा की वैल्यू निकालोगे वो आएगा y बाय r, और ऐसे ही तुम cos गामा की वैल्यू निकालोगे z
कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? cos अल्फा क्या होता है? L। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? cos बीटा क्या होता है? तो यहाँ से y बराबर क्या आ गया? और cos गामा होता है n। ठीक है यहाँ तक? मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या ये जो वेक्टर लिखा हूं मैं, क्या ये यूनिट वेक्टर होगा? नहीं होगा। क्या यहां तक बात समझ में आती है? इसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अरे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो? क्या होता है? कैसे निकालते? क्या? आर स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन नहीं ले सकते हो? तो बाहर क्या करके निकलेगा? बाहर आर हो जाएगा। और ये क्या है? ये 1 है। 1 है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर। तो इसमें सोच क्या? ठीक है, मैंने क्या किया? x मतलब क्या? एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसका x कोऑर्डिनेट x है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जिसका y कोऑर्डिनेट y है, और z कोऑर्डिनेट z है ना। ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। क्या क्या बेसिकली मैंने ऐसे तुम सोचो, मैंने एक कोई भी कांस्टेंट ले लिया से k, ठीक है, मैंने कोई भी कांस्टेंट ले लिया से k, मैंने x बराबर क्या मान लिया? k टाइम्स r, m बराबर y बराबर k टाइम्स r, z बराबर k टाइम्स r, बात में गलत हो, x बराबर क्या हो गया? l तो फिक्स है ना, तो x बराबर क्या आ गया? k टाइम्स l, y बराबर क्या आ गया? k टाइम्स n, और z बराबर क्या आ गया? k टाइम्स n। बेसिकली हमने क्या किया? n में कोई भी एक स्केलर नंबर से तुम मल्टीप्लाई करो, से t, तो tn, tm, tn। दिस टर्म इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन रेशियो। मतलब एक किसी भी नंबर से डायरेक्शन कोसाइन में मल्टीप्लाई करो, दैट इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन रेशियो। क्या डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर होगा? डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर, अब मेरा क्वेश्चन सुनना, डायरेक्शन रेशियो यूनिट वेक्टर हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। यदि मैं इसमें t की जगह 1 से मल्टीप्लाई करूं तो भी तो वो डायरेक्शन कोसाइन है। मैं बोल रहा हूं t से तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, t इज एनी स्केलर, t कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 5 7 100 -1 -2 कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यदि मैं t को 1 रखूं तब तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वही आ जाएगा। तो उस केस में डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? यूनिट वेक्टर हो जाएगा। समझ में आई बात? डायरेक्शन रेशियो समझ में आया क्या होता है? तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इन तीनों नंबर कोई भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज बेसिकली नोन एज डायरेक्शन रेशियो। समझ में आएगा? और वो जो नंबर होगा वो क्या होगा? वो बेसिकली ये r होगा। याद देखो ना, यही r को तो चेंज कर लो, वो जो नंबर तुम मल्टीप्लाई कर लो वही बेसिकली r होगा। कोई दिक्कत? ये जो x बराबर l आ रहा है इसको हम a से डिनोट करते हैं, इसको हम b से डिनोट करते हैं, और इसको हम c से डिनोट करते हैं। मतलब जैसे डायरेक्शन कोसाइन को l एंड n से डिनोट करते हो, वैसे डायरेक्शन रेशियो को a b c से डिनोट करते हैं। समझ में आएगा? और ये क्या है? एक वेक्टर है किसी का, कोई भी वेक्टर। समझ में आई बात? यदि मैं
ले कोई से ए वेक्टर बराबर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप ले, तो ये तुम्हें पता है हमेशा कैसा वेक्टर होगा, L11 का स्टैंडर्ड मीनिंग है जो यहाँ पे हम लेते हैं, तो ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और मैं कहीं पे बी वेक्टर लिख दूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर कोई जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर, है ना। यहाँ से यदि मुझे डायरेक्शन कोसाइन लिखना है तो वो तो एल एन एन है ना। डायरेक्शन यदि इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पूछा है तो वो भी एल एम एन नहीं होगा, बट इस लाइन का तुमसे डायरेक्शन रेशियो पूछा है तो वो क्या होगा ए बी सी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो इज आल्सो नथिंग बट एक वेक्टर ही है, ये एक वेक्टर ही तो लिखे हैं। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है ए बी सी, और यदि डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो तुम क्या करोगे, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तुमको सिंपल सा याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन तो एक यूनिट वेक्टर है और डायरेक्शन रेशियो इसी में कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो बस, और कुछ भी नहीं, कोई अलग सा टर्म नहीं, सिर्फ इसी में एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों में सेम नंबर, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो समझ में आई बात। तो पहले इसको लिख लो, यदि कुछ लिखना है तो, नहीं तो मैं लैंग्वेज में लिखवा दूँ। समझ में आया कि नहीं तीनों टर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो मैं फिर से एक लाइन बोल रहा हूँ, यदि कोई भी वेक्टर तुम्हें गिवन है, सुनो मेरी बात, कोई भी वेक्टर गिवन है ना, जैसे मान लो ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, है ना। यदि तुमसे पूछा जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बताओ तो वो क्या हो गया, मतलब सॉरी ये ए है, ये बी है, ये सी, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। यदि तुमसे पूछा जाए डायरेक्शन कोसाइन बताओ तो सबसे पहले तुम क्या करो, इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो 4 9 4 13 और 16 √29। अब जो कंपोनेंट है 2/√29, 3/√29 और -4/√29, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो तो है ही है, बट ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है। समझ में आई बात। यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो जब तुम्हें लाइन दी मैंने तो ओरिजिनल लाइन में ये दिया हुआ था ना, ये तो √29 तुम अपने मन से, तो यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ये और डायरेक्शन कोसाइन साइन ये। समझ में आई बात। तो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, बट डायरेक्शन रेशियो क्या डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो कोई जरूरी नहीं है हमेशा 1 हो, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन कोसाइन हो, बट डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज डायरेक्शन रेशियो। काफी कुछ मैंने बोल दिया, सफिशिएंट है।